आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल जो प्रेजेंट किया गया था 1913 में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ बातें होती हैं जिसमें से कुछ डिफेक्ट्स निकल जाती हैं। ठीक है, मतलब उसमें कोई खामियां होती हैं, वो हमें कौन बताता है, प्लैंक बताता है। पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो हमें कौन डिटेक्ट करके बताता है, प्लैंक्स बताता है। ठीक है, फिर प्लैंक आता है, वो अपनी ना एक क्वांटम थ्योरी देता है। ठीक है, अब जो उसकी क्वांटम थ्योरी होती है ना, उसी पे हमारा जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना वो बेस कर रहा होता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है ना वो किस पे बेस कर रहा है, वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात तो ये हम देखेंगे कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसमें डिफेक्ट्स क्या थे। ठीक है, इसके तो दो डिफेक्ट्स थे। ठीक है, कितने डिफेक्ट्स थे, दो थे। ठीक है, पहला क्या था, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हमारा एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है, हमारा एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक चार्ज पार्टिकल्स है। अच्छा, क्योंकि ये अब एक चार्ज पार्टिकल है तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूसली जो है ना एनर्जी उसको एमिट करता रहे। जब ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ गिरना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है शुड फॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ गिरना चाहिए। इसका पहला डिफेक्ट था। फिर दूसरे डिफेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, अगर तो ये एमिट कर रहा है तो इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, ये बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। ये किसके डिफेक्ट्स थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के, जो हमने किसे बताए थे, प्लैंक ने बताए थे। ठीक है, फिर प्लैंक ने जो है अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की। अच्छा, इसकी क्वांटम थ्योरी क्या थी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी कि जो एनर्जी है ना, लाइट की एनर्जी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। ठीक है, फिर उसने हमें एक इक्वेशन थी कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच वी। ये एच हमारा क्या है, एच हमारा प्लैंक कॉन्स्टेंट्स है और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है ना वो किस पे बेस्ड कर रहा है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है। हमें पता चल गया कि जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है ना वो किस पे बेस्ड था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। और इसका हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमारा एक एटम है। ठीक है, एटम के इर्द गिर्द जो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, शेल्स और ऑर्बिट, ये शेल्स कह लें या ऑर्बिट कह लें। ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इशू ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इशू नहीं है, ये इसकी बेसिक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और जब तक ये इस शेल में रिमूव कर रहा है ना, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही ये एनर्जी एमिट कर रहा है। ठीक है, क्या है, ये जब तक इसमें रिवॉल्व कर रहा है ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही ये इमिट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि जो इसकी एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। अगर आपको ये वर्ड नहीं सही लग रहा क्वांटाइज्ड, तो आप कह सकते हैं इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले इन दो पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। और पहली बात ये है कि जो बोहर था ना वो उसने किसको एक्सप्लेन किया था, उसने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की क्या क्या कंसिस्ट करता है, हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। और दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी व्हेन इट मूव्स इन द सेम ऑर्बिट। क्या बात है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ये एनर्जी एमिट करेगा, इसकी एनर्जी फिक्स होगी। ठीक है, ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिट, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि वो रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हरकत करता है। ठीक है, अब चले हम यहाँ से एक समझते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, ये हमारे पास 3 ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है। अब ये वाला जो ऑर्बिट है ना जो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ है, इसकी एनर्जी क्या है, 5 किलोजूल पर मोल। और जो दूसरा ऑर्बिट है जिसको मैंने ये ऐसे एरो लगाया हुआ है उसकी क्या है, 10 किलोजूल पर मोल। और जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी क्या है, 15 किलोजूल पर मोल। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम ये जो है एनर्जी यहाँ से ऐसे इंक्रीज क्यों कर रही है, यहाँ से भी तो इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, पहले 5 आती है, फिर 10 आती है, फिर 15 आती है। ठीक है, ये है कि जो चीज़ न्यूक्लियस के जितने करीब होगी वो उतनी स्टेबल होगी। और जो अब देखें, सबसे पहले ये वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी एनर्जी क्या है, 5। फिर उससे दूर ये वाला सेकंड ऑर्बिट जाता है, इसकी क्या है, 10। और ये थर्ड क्या है, इसकी है 15। हमें क्या पता चल गया, जितना जो न्यूक्लियस के करीब होगा वो उतना स्टेबल होगा और जितना स्टेबल होगा वो उतना ही उसमें एनर्जी
कम होगी। ठीक है, क्या कहा था, ये जिस शेल में होगा, जिसमें रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। अब ये जो है इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्यों क्वांटाइज्ड है? क्योंकि ये जो शेल है इसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है 10, ये सेकंड शेल में है, इसकी एनर्जी क्या है 10 किलो जॉल पर मोल। ओके, अब इसने इस शेल से ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में जाना है, क्या कह सकते हैं आप, इनर ऑर्बिट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाना है। ठीक है, अब इसकी एनर्जी क्या है 10 और वो बाहर वाले की क्या है 15। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के पड़ेगी 5 किलो जॉल पर मोल। तो हम कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, जब इनर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट पर जाता है इट एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, ओके, अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन ने इधर से इधर आना हो, इसकी 10 जॉल थी और इसकी क्या है 5 जॉल, तो इसको क्या करने पड़ेगी 5 जॉल एमिट करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर आउटर टू इनर ऑर्बिट इट एमिट एनर्जी था, उसको आप एक दफा पढ़ लें। ईच ऑर्बिट हैज क्वांटाइज, अगर क्वांटाइज वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो इसकी रिप्लेसमेंट में क्या है डेफिनेट या फिक्स एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर ऑर्बिटल टू आउटर ऑर्बिटल, देखा था ना हमने कि अगर वो 10 जहाँ वो सेकंड वाला ऑर्बिट इसकी एनर्जी 10 थी, अगर उसने इनर आउटर में जाना था तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए थी 5 जॉल। इट एब्जॉर्ब एनर्जी। और व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी। ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल 1 2 3। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इनकी एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या एज्यूम करेंगे E1, इसकी एनर्जी क्या होगी E2 और इसकी क्या होगी E3। ठीक है, अगर अब हमने इनमें से किसी भी ऑर्बिटल्स की 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालनी है, सपोज हम E1 और E2 की एनर्जी निकालनी पड़ जाती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, E=E2 माइनस E1। इसको हम लिख लेते हैं। अब हमने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। द एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स, क्या द एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट्स इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला क्या है E=H लैम्डा या E=E2 माइनस E1। ओके, यहाँ पे जो H है वो क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, वो हम सबको पता है। वो जो है प्लैंक उसका साइंसदान का नाम था जिसकी बेस पे ये रखा गया। इसकी वैल्यू क्या है H=6.63 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -34 जॉल पर सेकेंड। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमारा लास्ट वन है कि मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ओके, चलें, ये एक चीज़ है, ये एक आप एज्यूम कर लें एक चीज़ है। अगर तो ये लीनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं, ये लीनियर मोशन में मूव कर रही है, तो ये क्या है सिंपल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, या सिंपल मोमेंटम है P=mv। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का कैसे पता चलेगा, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि एक चीज़ है, उसको आप रोड के साथ, एक स्टोन है उसको आपने रोड के साथ बांधा हुआ है और उसको एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो तब उसकी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, वो इस फॉर्मूले से करना है L=mvr। ठीक है, देखें यहाँ पे भी mv था, यहाँ पे भी mv है, जो एक चेंज आया है वो आया है एक r का। तो ये r क्या है, r क्या है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं r या रेडियस। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एंड द एंगुलर मोमेंटम इज कैलकुलेटेड बाय, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं mvr=nh/2 पाई। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमने कोई एज्यूम करके नहीं लिखा, ये एक प्रॉपर डेरिवेशन है इसकी। ठीक है, अगर आप ये करने बैठे ना बेटा, इसकी डेरिवेशन करने बैठे तो ये एक पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, जिसकी आप डेरिवेशन करेंगे आगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अब हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, m क्या है, वेयर m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के m इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने शेल में ऑर्बिट में किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से हरकत कर रहा है, ये चेंजेबल है। आप देखें इसकी क्या, इसकी 5 थी एनर्जी, इसकी 10 थी और इसकी 15 थी, और इसी तरह इनके मूव करने की इनकी स्पीड के किस स्पीड से ये मूव कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर चेंजेबल, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, आर क्या है, आर है रेडियस, ये आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस है किसके दरमियान में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये क्या है, फासला है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में, फासला है आर। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, या दूसरा नाम इसका आप क्या दे सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, के कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं।
जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, उसका आप सबको पता है, और उसकी वैल्यू क्या है वो भी आप सबको पता है। था आपका बोहर एटॉमिक मॉडल जो 1913 में आपको दिया गया था। इसमें क्या था, सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लैंक ने अपना क्वांटम थ्योरी दी थी, उसी क्वांटम थ्योरी पे हमने बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो प्रेजेंट किया था। प्लैंक की जो थी वो क्या थी थ्योरी की, जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब हम इसको इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारा एक एटम है, ठीक है, एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में शेल है, जो ये शेल है ये इसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी शेल में मूव कर रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्वांटाइज है, क्योंकि इस शेल की एनर्जी भी क्वांटाइज है। अब अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर मूव करेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। फिर हमने बताया कि ये जो है इसकी एनर्जी यहाँ से इस तरह से इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो चीज़ जितनी न्यूक्लियस के करीब होगी वो उतनी स्टेबल होगी, और जितनी स्टेबल होगी उसकी उतनी एनर्जी कम होगी। फिर हमने एनर्जी के 3 लेवल्स डिस्कस किए, E1, E2, E3, ठीक है। हमने मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान में डिफरेंस का पता किया कि वो क्या होता है। अगर एक चीज़ लीनियर मोशन में बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है तो इसको मोमेंटम कहते हैं, और अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है तो इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू mv r होता है।